बातें आपको होती मंच हैं। से नीचे बैठा दिया गया इसलिए नहीं गुस्सा मुझे थी? नहीं धूप में जलने की कौन बात है, मैं तो आग पे भी चलूं। इंटेंशनली धूप में पीछे बिठाया गया, जानबूझकर? धूप में तरतराने के लिए जो 45 मिनट लगातार बैठे रहे यार, माथा घूमने लगा, चक्कर आने लगा मैं गिर जाऊंगी। कि विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट न होना चाहिए जिससे जनता नाराज चल रही है। वैसे ही अगर किरण प्रभाकर को अगर मौका मिला जी, तो हम वैसे ही एक किरण के साथ एक भव्य धमाके के साथ अपनी जीत दर्ज करेंगे। चुनाव जीतने के लिए पवन सिंह को भी ले आया जाता है। पवन सिंह का आना कैसा लगा आपको? काराकाट में जाति समीकरण के आधार पे ही कैंडिडेट चुना जाता था, तो आप जीत गए क्या? आप हमें यह बताइए किरण प्रभाकर जी कि आपने काराकाट विधानसभा सीट को ही क्यों चुना है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं मैं भविष्य हूं और मैं आ गया तो बिहार को बदल दूंगा क्योंकि मैं A to Z की राजनीति करता हूं। देखिए कुछ बातें ना जी, यहाँ से बोली जाती है, अच्छा, तो वो सिर्फ यहाँ आती है। सूर्यास्त हुआ, जी, सबके दरवाजे बंद। तेजस्वी यादव आपको कहाँ से कर्मठ लगते हैं? नहीं, क्या उनका दिखता है? तेजस्वी यादव भ्रष्ट नहीं है ना? पूरा भ्रष्ट के खाना खाए हैं वो। कुछ महिलाएं मेरे बैंक में जा रही थी, मेरे घर में पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, हाँ, तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हो? अरे पैसा ना आइल बा। ओ, हाँ, आइल बा पैसा? हाँ हमरो आइल बा, निकल। हाँ निकलनी, तो पैसा आ भी गया, लोग निकाल भी गए हैं। कहते हैं ना कि छक्का पर छक्का। प्रशांत किशोर जो नए प्लेयर हैं बिहार की राजनीति में, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की आंखें बंद हैं। देखिए इस पे मैं एक बात बोलूंगी कि वो बड़े लोग हैं। काराकाट की जनता आपको क्यों चुनी जबकि यहाँ पहले से स्थापित और दिग्गज नेता मौजूद हैं? जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, आपको यदि मिल जाता है तो वे ही आपको हराने में लग जाएंगे। जनता के हाथ में जीत की चाबी है। जो नौकरी वाली दीदी के रूप में आप फेम है, आपकी पहचान है, यह नाम आपको कैसे मिला? अभी जो हम काम कर रहे हैं ये थूक चाटने वाली बात है। किसी विपक्षी दल के नेता से कुछ सीखना हो तो वह कौन है? देखिए एक ऐसा नेता का नाम लूंगी मैं जिनमें बड़े बड़े अवगुण भरे हुए हैं। बड़े बड़े अवगुण भरे हुए हैं तब भी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, एक गुण है उनमें। अच्छा, मैंने उनको पढ़ा है। अच्छा, आपने पढ़ा है? हाँ। कौन है? अरे ये अगर टिकट मिल गया तो मैं टिकट लहराती हुई काराकाट के चौराहे पे डांस करूंगी। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, सम्राट चौधरी, होनहार व्यक्तित्व, होनहार व्यक्तित्व, चिराग पासवान, चिराग पासवान, नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। 2025 के धुरंधर की श्रृंखला है और आज हमारे साथ लाइव सिटीज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास शख्सियत है जिन्हें बिहार भर में नौकरी वाली दीदी के नाम से जाना जाता है। समाज सेवा हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार हो या फिर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार की पहल, इन्होंने हमेशा अपनी पहचान बनाई है। अब ये काराकाट विधानसभा क्षेत्र से मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। तो स्वागत कीजिए किरण प्रभाकर जी का। किरण प्रभाकर जी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। तो किरण जी बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप वायरल हैं, क्योंकि बिहार भर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न कराए जा रहे थे और जब काराकाट में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा था तो आप नीचे बैठी थी और फिर आप अचानक गुस्से में आ जाती हैं और गुस्से में आने के साथ ही आप सीधे स्टेज पर जाती हैं और माइक थाम लेती हैं। सभी नेताओं के जो वहां मौजूद होते हैं होश फाख्ता हो जाते हैं और किरण प्रभाकर जो नौकरी वाली दीदी के रूप में मशहूर हैं, समाज सेवा के लिए जानी जाती हैं, उनका गुस्सा फट पड़ता है। आखिर क्या हुआ था कि आपको अपने को रोकना नहीं पड़ा, आप रुकी नहीं और मंच पर पहुंची, माइक पकड़ लिया और फट पड़ी? आगे के सवाल बाद में।
सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और हमारे काराकाट क्षेत्र के मेरे सभी भाई बहनों को सबको मेरा सादर नमस्कार। और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया प्रियन जी कि आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए याद किया। जी जी तो जी बहुत अच्छा। देखिए, वैसे तो कहते हैं ना कि कड़वी चीज़ें को भुला देना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी हम चर्चा करें, लेकिन आपने पूछा है। लेकिन आप वायरल है ना, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा ना। जी जी, बिल्कुल। तब हमें नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा जी। क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश थी। बहुत खुश थी कि आज एनडीए के सम्मेलन में मैं जा रही हूँ। और वहाँ अभी तक तो हम जब भी गए हैं तो पार्टी भाजपा के लिए गए हैं जी। और पहली बार मैं एनडीए सम्मेलन में हम लोग सारे लोग एक साथ मिल के बात करेंगे। हालांकि 3 दिन पहले तैयारी बैठक में हम लोग मिले थे, लेकिन उसमें ऐसे कोई 50-60 लोग ही थे। तो एक बड़ी संख्या में हम बहुत सारे लोग मिलने वाले थे। और उसी दिन आपको ये 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में भी आए हुए थे। क्या बात है, क्या बात वो है, बहुत ही अच्छा दिन था। और हम यही सोच के गए थे कि लोगों को यही मैसेज देंगे कि हम 5 जो पांडव हैं एनडीए के। अच्छा, 5 पांडव हैं आप कह रही हैं। अच्छा। तो वो सब हम एक गुट होकर के, एक दल होकर के काम करेंगे। और जिस पार्टी से भी जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा, मतलब यहाँ पे दिया जाएगा, हम उसको जिताने में अपना जी जान लगा देंगे। तभी हमारा पार्टी और चाहे हमारे अपने एनडीए गठबंधन के प्रति हमारा समर्पण और हमारी ईमानदारी आएगी सामने। बिल्कुल। तो ये चीज़ हम बोल के गए थे। लेकिन वहाँ जाने पे दुर्भाग्यवश क्या है ना कि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब अच्छे जगहों पे भी कुछ खराब बातें होती हैं। आपको मंच से नीचे बैठा दिया गया इसलिए गुस्सा थी? नहीं, मुझे नीचे बैठने का तो कोई गुस्सा नहीं भैया। मैं तो जमीन पे बैठ जाऊं, भुइयां बैठ जाऊं। हम अच्छा। अगर लोगों के हित की बात हो तो धूप में जलने की कौन बात कहे, मैं तो आग पे भी चलूं, आग पर भी चलूं। अगर हमारे लोगों के हित की बात हो तो किरण प्रभाकर, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने लोगों के लिए। मंदिरों में तो बैठती ही है जमीन पर। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और बड़ी खुशी से। लेकिन वहां जो हुआ ना कि आपको इरादतन, इंटेंशनली धूप में पीछे बिठाया गया, जानबूझकर। बात तो वैसा ही लगी ना, क्योंकि आप जब जाते हैं तो कुछ नाम चर्चा नहीं, कैसे भी चलो। और आपको धूप में, अब जबकि तैयारी बैठक में ये बात हुई थी कि लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए, फिर उतने सारे लोग जुट गए हैं, आए हैं, लोगों के पानी का इंतजाम नहीं, कुछ इंतजाम नहीं, धूप में लोग तरतरा रहे हैं। एक सब तो सब देख के मुझे, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा दिल फटता है। अच्छा, आप कार्यकर्ताओं के साथ गई थी? मेरे को क्या लगता है कि हमारे कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन भैया, पूरा मतलब बूढ़ा हो जाते हैं पार्टी को देने के लिए। बिल्कुल। और कार्यकर्ता ही है जो रीढ़ की हड्डी की तरह पार्टी को खड़ा रखते हैं। बाकी तो आप सबकी हालत जानते ही हैं, आते जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता, तो उन कार्यकर्ताओं को हम सोचते कि सम्मान, उनके साथ न्याय, उनकी सुविधाओं का ध्यान, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो कि जरूर कर रखना चाहिए। और अब जब मैं पार्टी में आई हूँ तो मान लीजिए पहले से आप इग्नोर कर रहे थे, जब मैं आई हूँ, उस क्षेत्र की मैं बेटी हूँ, तो अब मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तो नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जी। तो एक तो वो भी दिखा। तो वही मुझे लगा कि चलते चलते, मतलब एक खैर उसी दिन बात हुई थी तैयारी बैठक में कि कैसे करना है, सबका ध्यान रखा जाएगा। हाँ, रखा जाएगा। और फिर और नहीं तो कह दो कि हम करेंगे, मेरे को भी बोल दो तो मैं भी करूंगी, ऐसा क्या है भाई, हमारी पार्टी अपने पार्टी। अच्छा, आप तैयार थी कि यदि आपको कोई दायित्व दिया जाता तो आप निर्वहन करती? एकदम, कोई बात है तो जानबूझकर आपको पीछे छोड़ जा रहा था क्या? जो भी बात हो भैया, बात तो यही लगा ना कि आपको धूप में तरतराने के लिए जो 45 मिनट लगातार बैठे रहे यार, तो आप सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। सिल्क की साड़ी, धूप लग रहा है, तीखा धूप लग रहा है, पसीने से तरबतर हो गई होंगी आप। पसीना तो छोड़िए, माथा घूमने लगा, चक्कर आने लगा मैं गिर जाऊंगी, तो कितना बड़ा बखेड़ा होता। तो आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो व्यवस्था की तरफ सिर्फ मेरा उंगली उठाना था। अच्छा। और किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस जो हमारे 5। तो आप तेजी से मंच पर चढ़ गई और सीधा माइक पकड़ लिया? मैं तो मंच पर ही पीछे थी ना, मैं नीचे आई, अपने हमारे जो सर कॉलेज के टीचर थे हमारे, उनको मैंने प्रणाम किया और उनसे मैंने शिकायत की कि सर देखिए ऐसे क्यों हो रहा है। और फिर वहीं से तब मेरे को लगा कि अरे 2-3 दिन पहले तैयारी बैठक में बात हुई थी और फिर आप वही किए। उसके बाद मैं माइक से बोलूंगी, सारे लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। खूब तालियां मिली थी आपको? लोग देखिए कौन नहीं चाहेंगे, आप जानते हैं, आपको मुझे तो पता नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा, चाहे इतने लोग जान जाएंगे। लेकिन एक बात जो आई है सामने कि
हम भी नहीं सोचे थे कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मुझे ऐसे कोई कि अच्छा शाहाबाद में कोई पहली बार कोई महिला चाहे कोई पुरुष आया जो स्वाभिमान के साथ राजनीति कर रहा है, लक्ष्मीबाई की तरह स्वाभिमान के साथ, लक्ष्मीबाई नहीं बोला, स्वाभिमान के साथ कर रहा है। मैडम आप अब कार्यकर्ताओं के लिए आवाज भी उठा सकती है, आपके अंदर साहस भी है, ये सब तो नेचुरली कुछ भी हुआ। तो अब तो आप वायरल हो गई, तो प्रदेश के नेताओं ने आपको नहीं समझाया कि आपको सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपको डांट नहीं लगी? देखिए अब हमारे गार्जियन हमसे तो एक कहिए तो एक ये तो नेचुरली हुआ जो भी हुआ मेरे से। तो कैसे बच्चे अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं तो बड़े तो बोलेंगे ना, तो थोड़ा तो डांट पड़ी है मेरे को, थोड़ी डांट पड़ी है। लेकिन चलिए इसके बाद भी लेकिन आपको डांट पड़ी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने गलत बोला। अच्छा, हाँ, बस यही कहा था कि कुछ कंप्लेन हो तो हम लोगों से बताया करो। ऐसे नहीं कहते हैं ठीक है आगे से नहीं करेंगे, आगे से हम आप लोग को ही बताएंगे। नहीं, आपने एक बात कही कि 5 पांडव हैं और आपने यह सोच रखा है कि इन पांडवों में किसी भी यदि टिकट मिल जाएगा काराकाट से तो किरण प्रभाकर विरोध नहीं करेंगे। आप खुद भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन टिकट आपको न मिला, भाजपा को टिकट न मिला, या भाजपा में ही किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिल गया, या सीट चली गई आरएलएम के खाते में, जेडीयू के खाते में, हम के खाते में, तब भी एलजेपीआर के खाते में, तब भी आप समर्थन में रहेंगे? उतना ही 100%। अच्छा, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है मिलजुल करके अच्छा डिसीजन लेंगे और किनको जाना, और हम जब सब पांचों उंगली एक हैं तो किसी का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। हमें वो सीट को जीतना है, कैसे भी निकालना है। बस इतना ही है कि विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट न होना चाहिए जिससे जनता नाराज चल रही हो। अच्छा, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं? ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो जनता नहीं चाहती है बाबा ये तो नहीं आना चाहिए। 2010 के बाद तो जीत मिली नहीं। 2010 में राजेश्वर राज जीते थे जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, फिर वो भाजपा में आ गए। 2015 और 2020 में तो वहां महागठबंधन को जीत मिली। हाँ, दुर्भाग्यवश अभी काराकाट में कभी बीजेपी निकले ही नहीं। हाँ, लेकिन हमने एक बात जरूर ऐसा सोचा है, हमें लगता है, जहां तक मैंने एक दिन किसी से बात हो रही तो बताया भी कि जितना ही एक तरह से हम अंधेरे में थे, मतलब बीजेपी एक तरह से विलुप्त सी होती जा रही है काराकाट में, हो गई थी, वैसे ही अगर किरण प्रभाकर को अगर मौका मिला तो हम वैसे ही एक किरण के साथ एक भव्य धमाके के साथ अपनी जीत दर्ज करेंगे। भव्य धमाके के साथ जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जातीय समीकरण का भी तो खेल देखा जाता है ना। काराकाट का जो इतिहास है, काराकाट का जो चुनावी समीकरण है, किरण प्रभाकर क्या जाति से भूमिहार है? मैं सही हूँ? एक तो मैं जाति समीकरण में भी भूमिहार ब्राह्मण एक ही हैं, भूमिहार ब्राह्मण एक ही है जी। तो हम उस समीकरण में भी बैठते हैं, फिट बैठती हैं, फिट बैठते हैं। हाँ। बाकी आपको एक बात बता दें भैया कि जाति की राजनीति लालटेन वाले करते हैं तो अच्छा लगता है। जाति की राजनीति लालटेन वाले करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। वो लगता है कि उनके लिए वो सुटेबल है। हाँ। वो वैसे ही जात की राजनीति ही कर करके रेंग रहे हैं। ठीक है, हम विकास की बात करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम जन सेवा की बात करते हैं, तो इसलिए मैं उस जातीय समीकरण पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। चुनाव जीतने के लिए पवन सिंह को भी ले आया जाता है। पवन सिंह का आना कैसा लगा आपको? पवन सिंह का आना ऐसे लगा कि अनधिकार चले आए। वो अनधिकार चले आए? हाँ, वो उस कब का आना? नहीं, अभी आ गए ना, अभी वो भाजपा में फिर से आ गए। अच्छा, ये अभी जो ज्वाइन किया? बिल्कुल। चलिए, समय पर सद्बुद्धि आई, समय पर सद्बुद्धि आई। हाँ, अच्छा, इसका फायदा मिलेगा शाहबाद में, भोजपुर शाहबाद में मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में खेल बिगाड़ दिया था पवन सिंह ने। देखा ही आपने काराकाट कैसे उपेंद्र कुशवाहा हार गए, कैसे बक्सर में सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए, मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, आरा में आर.के. सिंह हार गए, सासाराम में एनडीए हार गया। तो इसका फायदा मिलेगा आपको पवन सिंह? देखिए, पवन सिंह अभी बहुत ज्यादा एजेड और बहुत ज्यादा अनुभवी तो है नहीं जी। अभी तो नए उम्र के ही हैं। तो इस उम्र में मान लीजिए कि आदमी थोड़ा सा पथ से इधर उधर हो गया है ना, तो अब रास्ते पे जब आ गए हैं तो मुझे लगता है कि लोग उनको खुली बाहों से उनका वेलकम करेंगे। अच्छा, खुली बाहों से वेलकम करेंगे और इसका फायदा मिलेगा। हाँ, मतलब वहां जो यह समीकरण चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि राजपूत कुशवाहा को मत नहीं देंगे, कुशवाहा राजपूत को मत नहीं देंगे, तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? अब एकदम खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब तो कुशवाहा राजपूत सब एक साथ हो गए, सब एक साथ हो गए। और मैं यही कहती हूँ ना कि ये हम इस तरह से क्यों सोचते हैं। अब आप बताइए ना, अभी तक तो काराकाट में जाति समीकरण के आधार पे ही कैंडिडेट चुना जाता था। तो आप जीत गए क्या? आप जीत गए, दो बार तो चुना गया।
अच्छा। तो कहाँ जीते, नहीं जीते ना। अरे मैं कहती हूँ कि सही कैंडिडेट लाओ, ऐसे आदमी को लाओ जो सभी जाति जमात का नेता हो, जात का नेता नहीं, और विकास की बात करे, ईमानदारी से जन सेवा में लगे, वैसे लोगों को मिले तो देखो धमाकेदार जीत होगी। धमाकेदार जीत होगी, बिल्कुल होगी। आपने कहा पवन सिंह की उम्र बहुत नहीं हुई, किरण प्रभाकर की भी बहुत उम्र नहीं हुई है, लेकिन आप समाज सेवा में लगी हुई हैं और आप बिहार में नौकरी वाली दीदी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस सामाजिक पहचान को आप राजनीतिक रूप में कैसे बदलेंगे, क्योंकि बड़ी चुनौतियां होती है जब राजनीति में आप आती हैं और महिलाओं के लिए तो अधिक ही चुनौती है, तो इसे आप कैसे बदलेंगी कि नहीं मैं नौकरी वाली दीदी नहीं, राजनीति वाली दीदी भी हूं और काराकाट की दीदी भी हूं? देखिए, ये तो सौभाग्य है जी इस क्षेत्र का, इस बिहार का, कि इस बिहार की राजनीति में अगर मेरे जैसे सोच वाले लोग आने लगे, कि जो समाज में सभी तबके के लोगों के लिए खड़ा है और सबके लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मतलब हर किसी के लिए हम खड़े हैं, बच्चियों के लिए, जब सबके लिए खड़ा, ऐसा सोच है कि सबको अच्छा होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, और ऐसे सोच के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में भी जब इतने कम संसाधन से और इतने कम सामर्थ्य से वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो राजनीति में जब जाएंगे तो इस सोच के साथ जाएंगे, तो जब उनका सामर्थ्य बढ़ेगा तो किस लेवल पे बदलाव लाएंगे। तो आप अपने सामर्थ्य को जनता को समर्पित कर देंगे? बिल्कुल, मैंने अपना पूरा जीवन किया है। आपने पूरा अपना जीवन मैंने पूरा अपना जीवन, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, जब भी जो कुछ मेरे जीवन में है, अब मैंने आपको मैं बता दूं कि मेरे दिमाग की जिस दिन ये रियलाइजेशन मेरे को हो गया कि एक एक दिन करके हमारी जिंदगी, ये समय बीत रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और कभी भी ये हम बिजली चली जा सकती है, कभी भी हम नहीं रहेंगे, हो सकता है। तो हम अपने हर पल को बेस्ट बनाना है और हर पल को बढ़िया, मतलब अच्छा से अच्छा करना है। तो मातृभूमि पर अपने लोगों को सेवा देने से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, मातृभूमि को सेवा देना है। आप हमें यह बताइए किरण प्रभाकर जी कि आपने काराकाट विधानसभा सीट को ही क्यों चुना है? क्या वजह है कि काराकाट ही? क्योंकि आपकी पहचान तो और भी है, आप और भी कोई विधानसभा क्षेत्र चुन सकती थी। क्योंकि देखिए, मैंने काराकाट में पूरे जगह, औरंगाबाद, रोहतास, 2 जिलों में काम किया है जी, और दोनों जगह से मुझे बहुत प्यार मिला है। लेकिन जैसे होता है कि जहाँ की जनता ज्यादा कह रही है, सब जगह की जनता बोलती है दीदी यहाँ से आ जाओ, दीदी यहाँ से आ जाओ। बोले भाई कहीं से आने दो, दीदी तो जिंदा रहेगी तो सबके लिए है। किसी कॉलेज में पढ़ने जाना है तो किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने तो जाना ही जाना है। हाँ, ये तो वही मैंने बोला कि नहीं ठीक है, जो काराकाट, चूंकि इसलिए मैंने बोला काराकाट कि काराकाट में ही मेरा घर है। अच्छा, काराकाट में ही आपका घर है? जो मेरे पापा हैं वहीं पे हैं, और वहाँ के चीजों से को मैं और दिन रात देख देख के बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ स्थिति को, कि काराकाट में यहाँ की जनता की सोच क्या है, उनको चाहिए क्या, उनकी जरूरतें क्या है, उसको कैसे हम पूरी कर सकते हैं। वही पली बढ़ी है, इसलिए वही पली बढ़े हैं, तो एकदम उसमें हम कहते हैं ना कि एकदम रमे हुए, जमीन से जुड़े हुए। हाँ, एकदम से। तो लगता है कि यहाँ पे अपना है सब कुछ, मतलब हम जो चाहेंगे वहां पे हम अपना कर सकते हैं, सब कुछ अपना है, यह तो ठीक है। लेकिन आप चुनाव परिणाम को देखती हैं, 2015 में, 2020 में कैसे एनडीए को हार मिली और कैसे वहां महागठबंधन चुनाव जीत गया, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं। आपके अनुसार बिहार को समृद्ध बनाने के लिए बीजेपी का विजन ही सबसे सही है क्या? तेजस्वी यादव फ्यूज हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं मैं भविष्य हूं और मैं आ गया तो बिहार को बदल दूंगा, क्योंकि मैं A to Z की राजनीति करता हूं। वह माई की राजनीति की नहीं करते हैं, वह सिर्फ मुस्लिम और यादव की बात नहीं करते, A to Z की बात करते हैं। देखिए, कुछ बातें ना जी यहाँ से बोली जाती है, अच्छा, तो वो सिर्फ यहाँ आती है, और कुछ बातें जो अपने कर्म द्वारा बोली जाती है वो आदमी को सीधे दिल में लगता है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव के पिताजी और उनके खानदान ने किस तरह की राजनीति की है, जब उनके हाथों ये बिहार था, गरीबों को आवाज दिया, गरीबों को सशक्त अरे किया? क्या बात कर रहे हैं, मैं मत याद दिलाइए, क्या हो गया? मुझे उन दिनों की याद मत दिलाइए जो कुछ हुआ था, क्योंकि मैं उन्हीं दिनों का शिकार हूँ। क्या शिकार है? क्या नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? पहले आपने जो पूछा मैं पहले वो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो मत कहिए कि वो कुछ करेंगे, जिन्होंने कभी मौका मिला नहीं किया तो आगे क्या करेंगे। तो शून्य बटा सन्नाटा, वो कुछ नहीं करने वाले। नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल वही नील बटा सन्नाटा, वो कुछ नहीं करने वाले।
हाँ जरूर बिगाड़ेंगे, जरूर नेगेटिव वही बिहार की सड़कों में फिर वही गड्ढे आएंगे, बिजली में वही फ्लक्चुएशन आएगा, या फिर परमानेंटली गुल हो सकता है। काफी चीजें, सब कुछ बंद हो गया, कारखाने ठप पड़ गए, तो जो कुछ खुलने के आसार, जो हमारे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कुछ अभी अच्छा कर रहे हैं, तो उन सब में वही दरारें हो जाएंगी, फिर गड्ढे हो जाएंगे, फिर वही आ जाएंगे और कुछ नहीं। रही बात आपने बोला कि बीजेपी ही क्यों जी बिल्कुल, तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, जब ये सत्ता में है तो विकास है, जब ये सत्ता में है तो आदमी सेफ फील कर रहा है, हिंदू मुस्लिम भी है। तब जब बीजेपी ही सत्ता में है तो कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आज बिहार अपराध मुक्त हो गया है। अपराध मुक्त हो गया? अपराध की इतनी घटनाएं घटती हैं? नहीं, वो व्यक्तिगत लेवल, वो उस लेवल का नहीं कि गैंग चल रहा है, किडनैपिंग गैंग है, हत्या का गैंग, वो सब नहीं होता है। ये तो आपसे बढ़िया कौन जानता है। ये जो व्यक्तिगत, जो आपस में तो परिवार में किसी को कौन मार दिया, पीट दिया, दोस्त में दगाबाजी कर दिया, ये तो एक अलग तरह की बात है जी। लेकिन उनके साथ भी त्वरित गति से उसका भी मतलब कार्रवाई होती है। इसलिए बीजेपी पसंद है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी आपने एक बात कह दी कि मैं शिकार हुई हूं और मैंने उन दिनों को देखा। किरण प्रभाकर को क्या दर्द हो गया? आप तो बिल्कुल मजबूत परिवार से आती थी और वैसे भी भूमिहारन हैं आप, तो आपको क्या, आप भी क्या शाम के 6 बजे के पहले घर में बंद हो जाती थी? इतना ज्यादा कि हम कॉलेज जाते थे, तो हमारे साथ हमारे भाई लोग साथ में जाते, कभी चाहते थे कुछ आजादी मिले उन दिनों, तो एकदम से भाई लोग, चाहे हमारे लोग खड़े रहते थे, अंगरक्षक बन के जाते थे। अंगरक्षक बन के, जैसे कि उनको लगता था कि अच्छे से कॉलेज जाए और अच्छे से घर आ जाए। रास्ते में छेड़छाड़ का डर था? नहीं, छेड़छाड़ की तो किसी को हिम्मत ही नहीं थी ताकने की भी जी। वो सब तो नहीं था, उतना नहीं होता। लेकिन एक होता था कि कहीं कुछ जैसे चेन पुलिंग हो जाता, कुछ नहीं, लोग क्या क्या कर लेते थे, स्नैचिंग और ये, हाँ। तो ये सब घटनाएं होती थी। हमने लोगों का देखा था, तो देख के एक डर पैदा तो होता है ना। शाम के 6 बजे 7 बजे, उतना टाइम याद नहीं, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ सबके दरवाजे बंद हो जाते थे। कब, क्यों, कहाँ से कौन सी खबर, क्योंकि मेरा मामा गांव बेलाउर है। अच्छा, बेलाउर है, अच्छा। हाँ, बहुत मजबूत गांव है। हाँ, क्या बात कर रही हैं। रणवीर सेना का इतिहास भी तो है। हम वो सब याद है कि हमारे मामा लोग कैसे छत पे क्या क्या होता, वो सब लालू राज में ही कांड हुआ था। दूसरी बात, तो आपके राज में मैं विक्टिम किस चीज की हुई थी कि मैं इतना पढ़ाई करके जाती थी और एग्जाम जब देने की बात आती तो हमारा सब पढ़ना और किसी का कुछ नहीं पढ़ना, सब बराबर हो जाता, सब मिट्टी पलीद, क्योंकि इतने खुलेआम चोरी होती थी। अच्छा। कि मैं इतना मेहनत करके पढ़ाई करके जाती थी और मेरे को वही चीज, वही मैं भी लिख रही हूँ और कोई चोरी करके वही लिख रहा है। अच्छा। तो बात आप बताइए ना, नंबर मेरे कितने आते, सो उनका भी उतना ही आ रहा। परीक्षा में नकल की आजादी थी बहुत बहुत ज्यादा। उन दिनों की बात ही छोड़ दीजिए। आपने कह दिया कि आपका नाना गाँव बेलाउर, और आपने याद दिला दिया कि कैसे लोग जगह करते थे, तो क्या आपके घर में भी जो गाँव है आपका, हमें याद है वह दिन और वह दौर जब लोग रात को जागते थे छत पर और बंदूकें लेकर पहरा दिया करते थे? आपके घर में भी ऐसा होता था? मेरे घर में नहीं, मेरे मामा घर में। मेरे मामा घर में? हाँ, आपके मामा घर में? हाँ, मतलब सौभाग्य बस हमारे गांव में ये सब बात नहीं थी, लेकिन मेरे मामा गांव तरफ खूब होता था। और सब क्या क्या, माले वाला और आईपीएफ वाला, फिर वो सब, बाप रे। आप सोचिए कितनी गंदी राजनीति थी कि अपने ही समाज में रह रहे लोगों को 2 गुटों 3 गुटों में कर करके और खून खराबा होता था, और हम सत्ता में बैठे तमाशा देखते हैं। क्या शौक थे उनके कि किसी परिवार, कोई परिवार रक्त रंजित हो रहा है और हम यहाँ बैठे। उनके परिवार में तो कोई लहूलुहान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों को ललकार करके उन्होंने क्या से क्या कर दिया। नेताओं के परिवार में लहूलुहान लोग नहीं होते, यह बात सही। देखिए, आपने नीतीश कुमार की बात कर दी और आपने कहा कि यदि वे आ जाते हैं तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वह सब भी बंद हो जाएगा। तो आपने मोदी में विश्वास व्यक्त किया, आपने नीतीश कुमार में विश्वास व्यक्त किया, लेकिन लोग कहते, विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार तो इतने थक गए हैं कि अब कुछ कर ही नहीं सकते, सरकार तो कुछ दूसरे लोग चला रहे हैं और इनकी उम्र, इनकी याददाश्त, ऐसे में आप तो समझदार हैं, आप नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा कर रही हैं? नीतीश कुमार जब थक रहे और बीमार है आपके हिसाब से, जैसा जो लोग कहते हैं, जी। हाँ, तब तो वो ऐसे बड़े बड़े
बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इतनी बड़ी मतलब बड़े स्तर पे लोगों को सेवा दे रहे हैं और जनता के लिए एकदम कहते हैं ना कि छक्का पर छक्का, एक छक्का पर छक्का मार रहे हैं नीतीश कुमार, छक्का पे छक्का, एक से एक बड़ी बड़ी योजनाओं को न सिर्फ धरातल पे योजना कागज पे उतार रहे हैं बल्कि धरातल पे भी लागू कर रहे हैं। वो दिखा ना, मैं आ रही थी तो कुछ महिलाएं मेरे बैंक में जा रही थी, मेरे घर में पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, हाँ। तो हम बोले कि कहाँ जा रहे हो? अरे पैसा ना आइल बा। आइल बा पैसा? हाँ हमरो आइल बा, निकल। हाँ निकलनी। तो पैसा आ भी गया, लोग निकाल भी रहे हैं, लोग निकाल भी रहे हैं। ओह माय गॉड, अच्छा, इतनी खुशी हुई। क्या करोगे? करेंगे ना, बहुत कुछ काम हमको करना है। अच्छा, हाँ, पड़िया लेंगे, बछिया लेंगे, क्या क्या वो लोग अपना अपना छोटे छोटे कुछ कुछ बता रहे थे। तो चलिए देखिए, नीतीश कुमार अब भी कर रहे हैं, आप कर रही हैं। आप हमें यह बताइए, चलिए हम मान लेते हैं कि आपको टिकट मिल ही गया। अच्छा, एक और बात नीतीश कुमार जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी अभी बिहार, आप देखिए, आप इस बात से मना नहीं करेंगे कि बिहार में जो भी बड़े लेवल का बदलाव हुआ, जिस पे बिहार वासियों को गर्व हुआ, जिससे बिहार वासियों के जीवन में एक बैलेंस आया है ना, लगा कि हाँ हम भी हैं, और वो बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा लाइफ का जीवन स्तर के गुणवत्ता में सुधार हुआ। तो ये सारा कुछ तो नीतीश जी के ही राज्य में हुआ, उन्हीं के शासनकाल में हुआ। और वो नीतीश कुमार जी धीरे धीरे, चूंकि इतनी ज़्यादा पिछड़ गए थे और इतना ज़्यादा अव्यवस्था था कि उसको सुधारते सुधारते ये टाइम लेगा ही लेगा, है ना, टाइम लेगा ही लेगा। और आज नीतीश कुमार जी देखिए क्या कर रहे हैं, जो विकसित राज्य हैं, जो काफ़ी डेवलप राज्य हैं, अब उनकी तुलना में देखिए अभी आगे बढ़ने लगे। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी अब काम हो रहा है भरपूर बढ़िया से। अब लेकिन आप पटना में ये राजेंद्र मेट्रो की शुरुआत हो रही है। मेट्रो की तो शुरुआत हो ही रही है, वो पानी वाला मेट्रो भी बिल्कुल चलने लगा। लेकिन एक बात और है ना, प्रशांत किशोर जो नए प्लेयर हैं बिहार की राजनीति में, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की आंखें बंद हैं, और जब आंखें बंद है तो भ्रष्टाचार का खेला कैसा चल रहा है, तमाम नेताओं को वह नंगा कर रहे हैं। आप देख ही रही हैं कितने कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और जिन पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर सबके सब बैकफुट पर आ जाते हैं। देखिए, इस पे मैं एक बात बोलूंगी कि वो बड़े लोग हैं जी, चाहे प्रशांत किशोर जी हो गए, चाहे जिन पे वो आरोप लगा रहे हैं, जब तक कोई अपराध उनका, जब आरोप जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक उस पर क्या बोला जा सके। आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप आपका साबित होता है तो जरूर उन लोग को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोप साबित होता है तो चाहे कोई आदमी, भ्रष्ट तो कोई नहीं चलना चाहिए। मैं कह रही हूँ, अगर ये नहीं कि हमारा बच्चा है अपराध करके आया तो बोलो ना अच्छा है, और किसी का अपराध ना भी किया तो उसको ऐसी तो भ्रष्ट तो तेजस्वी यादव भी नहीं है ना, फिर किन तेजस्वी यादव भी नहीं है ना। नहीं, मैं उनकी भ्रष्टता की बात नहीं कर रही। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वो तो तेजस्वी यादव आपको कहाँ से कर्मठ लगते हैं? क्या उनका दिखता है? तेजस्वी यादव भ्रष्ट नहीं है ना। मुझे एक मिनट, मैं किसी के घर में घुसकर कुछ नहीं देख रही हूँ ना, लेकिन इतना तो पका है कि उनके पूरा भ्रष्टे के खाना खाए हैं वो। अच्छा, चलिए भ्रष्ट का खाना भ्रष्टे का खाना चलिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए उसी से पले बढ़े हैं। मैं ये कह रहा था कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको काराकाट का टिकट मिल भी गया एनडीए से। काराकाट की जनता आपको क्यों चुने, जबकि यहाँ पहले से स्थापित और दिग्गज नेता मौजूद हैं? वे जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, आपको यदि मिल जाता है तो वे ही आपको हराने में लग जाएंगे। जनता के हाथ में जीत की चाबी होगी। तो काराकाट की जनता किरण प्रभाकर को क्यों चुने? देखिए, हमारी जनता जो कहती है, मैं कहती हूँ आपको, दीदी अगर आपको मिल गया ना तो सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं, बीजेपी वाले ही नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे। अच्छा, आपको हम बोल रहे हैं, किरण प्रभाकर का इतना ज्यादा मतलब वहाँ पे डिमांड है, इतना लोग चाह रहे हैं कि जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए, जो लोगों के लिए इस तरह से खड़े हैं, न सिर्फ मानव के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए, सब तरह से कर रहे हैं। तो ऐसे ही नेता की तलाश थी हमें, और अगर ऐसे ही अगर आ जाते हैं तो उनका जैसे कोई सोया हुआ, कहते ना, एक सपना जाग जाए, उनको इतनी वो मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसे हमने किसी भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने दे दिया। अच्छा, अगर किरण प्रभाकर को टिकट मिलता है तो जनता में, कार्यकर्ताओं में बहुत हाई लेवल जोश आएगा।
चलिए, तो देखिए कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। आप ये बताइए, देखिए यह तो आप भी समझती हैं जाति, आपने कहा कि नहीं विकास की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जो नौकरी वाली दीदी के रूप में आप फेम है, आपकी पहचान है, यह नाम आपको कैसे मिला? क्या आपको यह पहचान अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अधिक प्यारी है? आपने क्या किया था जिसके कारण नौकरी वाली दीदी कही जाने लगी? क्योंकि आपका गांव जो है खैरा भुदर है ना। हाँ, जैसे आपको ये पता है कि मैं समृद्धि के लिए काम करती हूँ जी। मैं अपने मातृभूमि के पे प्रोस्पेरिटी लाने के लिए काम आम जन जीवन में समृद्धि। हाँ, जी। कि कैसे वहाँ पे रह रहे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो, बिल्कुल, कम से कम कुछ चंद पैसों के खातिर उनके रिश्ते ना टूटे, वो समाज में जो बेरोजगार भाई हैं, तो मतलब समृद्धि लाने के लिए मैं काम करती हूँ। उसको फिर ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, आपका कहते हैं ना, आपका संकल्प जो है सेवा समर्पण समृद्धि के लिए काम करती हूँ। अब समृद्धि लाने के जो हमने 7 संकल्प लिए हैं, उसमें एक संकल्प है कि जो बेरोजगार हैं उनको जॉब देना है, रोजगार देना है। क्योंकि आप एक बेरोजगार की जिंदगी का टीस समझते हैं कि बेरोजगार आदमी तो अकेले में रोता ही है, समाज में भी एक अपमानित होने का दंश झेलता है, परिवार में कहीं ना कहीं वहां भी मुंह छुपाता है, तो एक उसका अभिशप्त लाइफ होता है बेरोजगार का जीवन। तो हमने बस प्रयास किया है कि उन भाइयों को हम रोजगार दिला के समाज में सम्मान के साथ जीने का एक अवसर प्रोवाइड करा सकें, और इस पे हमने काम किया है। और इसके लिए हमारे भाइयों ने नाम दिया नौकरी वाली दीदी। नौकरी वाली दीदी नाम भाइयों ने दिया। हमें यह बताइए किरण प्रभाकर जी की, ठीक है आप तो समाज सेवा कर रही थी, नौकरी वाली दीदी बन गई, राजनीति में आना है, यह प्रेरणा किससे मिली आपको कि नहीं अब राजनीति जरूरी है? किरण प्रभाकर के लिए जी। जब मैं बहुत क्षेत्र में अपने लोगों से मिलने लगी जी, जैसे मैं तो हमेशा काम से ही जाती थी, चाहे पर्यावरण के संरक्षण में वृक्ष वितरण का काम हुआ, चाहे पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के दौरान जाती थी, चाहे बच्चों से ये बोलने की आप लोग परेशान मत हो, हम आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं हर जगह मिलने जाती थी। इस दौरान हमें ये पता चला कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ये थूक चाटने वाली बात है। अच्छा। अभी हमको प्यास बुझाना है तो पानी पीना पड़ेगा। मतलब अभी प्यास थूक चाटने से नहीं जाएगी, पानी पीने से जाएगी, और उसके लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा। आज हम बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, बाहर की कंपनियों में भेज सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि इंडस्ट्री यहीं आ जाए, रोजगार के साधन हम यहीं पे क्रिएट कर दें, तो उसके लिए तो हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यही बात सोच करके मैं यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ कि मुझे मौका मिले, ताकि मैं अपने काम करने का थोड़ा वो तरीका और वो उसका रिजल्ट व्यापक रूप से लोगों को दिखाई पड़े। ठीक है, आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, बालिकाओं के लिए काम करती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, और हमारी रिसर्च टीम ने कहा कि जब कभी पता करो तो मालूम होता है कि कोई यज्ञ करा रही होती हैं, कोई अनुष्ठान करा रही होती हैं, पूजा करा रही होती हैं, या मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगी होती हैं। यह भी कहा गया कि आपने 101 से अधिक मंदिरों का भ्रमण किया है, और अब आप राजनीति में आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में धर्म का इतना सक्रिय दखल नहीं होना चाहिए? राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करती है दखल, इसलिए आप दखल दे रही हैं। जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ। पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि लोगों ने धर्म को गलत तरीके से परिभाषित किया है। धर्म है हमारा आचरण, हमारा कर्म, जो कि हमारे हित में होता है, न सिर्फ आप ही के हित में नहीं, वो आचरण है जिससे दूसरों को भी फायदा मिलता है जी। और आप भी अपने को बैलेंस्ड कर पाते हैं। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उससे आप ही अपने आप को और ज्यादा, आपकी जड़ें मजबूत होती हैं जी। और आपकी जड़ें जितनी गहरी होंगी, जितनी मजबूत होंगी, आप उतने ही बड़े विशाल वृक्ष के रूप में बाहर में आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी योग्यता बढ़ेगी, और आप काम कर पाएंगे। इसलिए पहले तो धर्म को इस तरह से मतलब दिखाना, मतलब कहेंगे कि अज्ञानता का परिणाम है। अच्छा। तो धर्म को ऐसे न दिया जाए, धर्म तो हर किसी में आना चाहिए, और इस धर्म का ही प्रभाव है कि किरण प्रभाकर एक लेविश लाइफ जी रही थी, एक अलग जिंदगी थी, वो सब छोड़ करके, और आज मैं अपने लोगों के लिए किसी भी तरह से रहने आ गई हूँ। कुछ भी खुद से झाड़ू करके, खुद से झाड़ू लगाती हैं, खुद से कपड़े साफ करती हूँ, जो कि मुझे याद नहीं कि वो सब कभी किया आपने लेविश लाइफ की बात की। आप तो किसान परिवार से आती हैं, और फिर आप लेविश लाइफ, तो आप गुड़गांव भी चली गई और फिर जनता के लिए चली आई वापस। जी। क्या कहानी मैं है? किसान परिवार से तो बिल्कुल हूँ। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए।
हाँ, मैं मेरे पापा श्री कपिल मुनि तिवारी जी जी अभी हैं। जी 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 जी। हाँ। तो उनके पिताजी मेरे दादाजी जी। स्वर्गीय गजाधर तिवारी का बहुत नाम था। हम्म तो वो बड़े जमींदार टाइप किसान थे। हम्म तो उन्होंने तो काफी कुछ किया है अपने क्षेत्र में अच्छा। लोगों के लिए, लेकिन तब हम लोग बच्चे थे, उतना समझते नहीं था कि वो बाबा इतना क्यों कर रहे हैं, चाहे कुछ भी। फिर जब हम लोग की मान लीजिए कि हम लोग अपना सेटल हुए, कहीं रहने लगे, तो बाद में ये तो जब ध्यान आया ना किसी भी तरह से, मतलब उसकी एक अलग कहानी है कैसे ध्यान आया जी। तो जब आया तो हम वापस आ गए। और ये हमें इतना ज़्यादा अवरोधक झेलना पड़ा, इतनी बाधाएं आई इस काम को करने में कि अगर हम यहाँ रह के करेंगे तो मुझे कोई मिलता नहीं है जो हमारा काम देख अच्छा। सके, निपटा सके। तो मैं खुद से करके उन बाधाओं को यूं मतलब अनदेखा करके, चाहे मेरे लिए वो कोई वैल्यू का चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखता है कि मुझे अपने यहाँ मेरे मातृभूमि पे रह रहे भाइयों के जीवन में एक सुधार लाना है, यहाँ बहनों के जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो मुझे ये सब छोटी मोटी बाधाएं कुछ लगती हैं। ससुराल वाले मना नहीं करते हैं कि अरे तुमको तो विवाह कर लाए थे हम अपने घर, फिर वापस मायके चली गई, आपके पतिदेव भी जो हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर हैं, कोई मना नहीं करता ससुराल वाला कि फिर मायके क्यों चली गई और मायके में ही सब कुछ कर रही हो? नहीं नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने इतना जरूर कहा था कि ये जो आप कदम इस तरफ बढ़ा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको धूप बर्दाश्त नहीं होता, आप धूप नहीं झेल पाएंगे, और लोग जिन लोगों को आप करने जाएंगे वहीं लोग हो सकता है आप पे उल्टा आरोप भी लगाएं, कुछ भी कहें। हमने बोला कोई बात नहीं, हम अपने लोगों के लिए धूप की आग भी झेल लेंगे, और हमारे लोग आरोप लगाए तो कोई बात नहीं, मेरे ही लोग हैं। क्या अपना बच्चा गलत करता है तो माफ नहीं करते हैं? वैसे ही हमारे लोग हैं, अगर हमको नहीं समझे तभी तक हमको कहते ना दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है। जिस दिन उसको आभास हो जाएगा कि नहीं नहीं ठंडा है, ये अपने को जलाएगा नहीं, उस दिन उसको उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आप धूप बर्दाश्त कर लेती हैं? अरे मेकअप बिगड़ जाता होगा? गजब हो गया। आपको मैं बता दूं कि मेरे को खुद आश्चर्य लगता है कि जब मैं पहले मुझे गाड़ी में ट्रेवल करने में थोड़ा वॉमिटिंग होता था, वो एकदम उड़नछू हो गया। अच्छा। मैं धूप से इतना, धूप बहुत है ऐसे, मतलब मेरे को कई बार चक्कर भी आ गए थे। सो मेरे को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। बस उस दिन स्टेज पर बैठे बैठे 1 घंटा जो लगातार बैठी, तो ये दिमाग में चलता रहा ये सब कर क्या रहे हैं, ऐसी ये व्यवस्था क्यों है। ऐसा सोचा तो मेरे को धूप का असर हुआ, नहीं तो मैं एकदम, अब लगता है कि मैं अरे वहां जाती, उतने एक्साइटमेंट होता है अंदर में ना लोगों से मिलने की, काम को करने की, कि धूप कुछ हो तो पता ही नहीं चलता। पार्लर जाना छोड़ दिया? पार्लर तो बेशक छोड़ना नहीं बोलेंगे, लेकिन वही जो पहले एक नियम से जाती थी वो सब बंद हो गया। अब कभी कभार, मतलब गांव में मिल जाता है, गांव में और काराकाट? नहीं, कभी जब पटना आती हूँ या कभी बनारस जाती हूँ तो अगर समय निकाल के कभी हो गया तो 2 महीना पे 3 महीना पे चली जाती हूँ। अच्छा, आपने कहा देखिए कि काराकाट के लिए आपके पास एक विजन भी है और संकल्प भी है। आपने काराकाट को समृद्ध बनाने के लिए 11 संकल्पों की घोषणा की, नहीं 7 संकल्पों की घोषणा की है, और इसमें 3 तो बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी विजन है। विक्रमगंज में एयरपोर्ट, गोह में IIT, नोखा में एम्स। तो इतने बड़े काम आपको लगता है आसानी से हो जाएंगे? हाँ देखिए, जब ये क्योंकि यह संपूर्ण काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पहले शुरू होता है, चुनाव तो आप काराकाट विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं आपको कि हम काराकाट लोकसभा के लिए काम किए हैं जी, और वहाँ की रह रही जनता के लिए हम प्रयासरत हैं कि उनके हितों की रक्षा कर पाऊं, उनके उम्मीदों पे खरा उतर पाऊं, उनको जो भी चाहिए उनके लाइफ में जी, वो कहते हैं कि एक अच्छा गुणवत्ता युक्त लाइफ स्टाइल, तो वो सब देने के लिए काम करें। तो आप सोचिए ना, हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो एक स्टेडियम तो होना चाहिए, जाकि पढ़ के नहीं तो खेल के निखर पाए। बिल्कुल उसी तरह से आज जब हमने कहा था कि हमें, उस समय जब मैंने बोला था, जब आप काराकाट लोकसभा की तैयारी हाँ, कि काराकाट में विक्रमगंज में एक एयरपोर्ट चाहिए, तो सबने मजाक बनाया था कि क्या क्यों करना, अरे हम समृद्धि की बात करते हैं, तो समृद्धि कैसे उतर के आएगी? जो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे वो रेलगाड़ी चढ़ के तो आएंगे नहीं, बिल्कुल, तो एयरपोर्ट से ही आएंगे। तो बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, उसी से आएंगे। तो फिर वहाँ पे हमारे एक IIT की बात भी की, एक एयरपोर्ट खुलने से आप सोचिए कि कितने हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहाँ खुलेगा, वहाँ होटल्स बनेंगे, वहाँ आप डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ये सब सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर चीज देखिए, जो चीज मैं मांग करती थी आज सब कोई
कॉपी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और बक्सर मिल वाले भी भी रहा मांग है। रहे हैं, गया तो पहले से है, दरभंगा हो ही गया, सब मांग रहे हैं। पूर्णिया भी हो ही गया। हाँ। हाँ, तो आप तो सब कुछ मांग रही हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। देखिए एक बात, आप तो लगातार गांव में रह रही हैं, बेरोजगारी बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है, पलायन कैसे रोका जाए यह बड़ा मुद्दा है। आप अपने निजी स्तर से तो प्रयास कर रही हैं, रोजगार मेला भी लगाती हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि सरकार के पास इतने संसाधन हैं या सरकार के पास इतनी क्षमता है, विजन है कि बिहार का पलायन रोका जा सकता है? क्योंकि जो आपने कहा कि जब तक कल कारखाने नहीं आएंगे, रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे। जी। हाँ, निजी आज मैं अपने निजी स्तर से जो करना है रोजगार के लिए मैं कर रही हूँ। बिल्कुल कर रही हूँ। मैंने बताया ना कि मैं सिस्टम में भी इसीलिए आई हूँ, और आने का मैंने सोचा कि मैं रोजगार यहीं पे क्रिएट करूंगी, मैं इंडस्ट्री यहीं लाऊंगी, कारखाने यहीं लाऊंगी। और आपको मैं बता दूं, कैसे लाएंगे? आपके कहने पर मैं बता रही हूँ। देखिए, कॉन्टेक्ट्स भी कुछ चीज होते हैं। आपके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं। आप जानते हैं कि हम कौन सा लाइफ छोड़ कर आए हैं। जी। मेरा कॉर्पोरेट लाइफ रहा है, और बड़े बड़े दिग्गज लोग जो होते हैं, कंपनियों के फाउंडर, जो भी बड़े बड़े लोग जो हैं, एमडी सीईओज लोग, आज भी उनके साथ आपके संपर्क बने हुए हैं? तभी तो हम रोजगार दे पाते हैं। जी। है तभी तो। दूसरी तो वो लोग हैं, वो सारे लोग आएंगे हमारे यहाँ। एक तो उनको देखिए अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार में आने लगे हैं। जी। अब तो ये तो आप भी देख रहे हैं ना, जो कि एकदम पूरा गुल हो गया था, बिजली पूरी तरह से गुल हो गई थी, अब धीरे धीरे आने लगा है। तो हम क्या करेंगे? अगर आपने मेरा पूछा है, बिल्कुल, तो हम देखिए जो हमारे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसको हम ठीक करेंगे। उसमें है कि वो कल कारखाने लाने के लिए, जैसे कि आपको हो गया रोड ठीक करना, एयरपोर्ट का निर्माण जो हो गया, आपको शिक्षा व्यवस्था का, मैं तो मतलब सबसे पहले मुझे सबसे पहले बुनियादी जरूरत जो है, जो हाँ लोग एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जी सके, उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, रोड और बिजली और पानी, ये चीजें तो बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान पहले भी हम लोग कहते थे। हाँ, ये चीजें तो बहुत होनी चाहिए। जैसे आप ही को कह दिया जाए कि ज्ञानेश्वर जी आप जा करके हमारे तरफ रहिए, आपको दुगना पैसा मिलेगा। नहीं जाऊंगा। आप जाके रहेंगे? नहीं ना। कैसे आप रह रही है? मुझे विश्वास नहीं होता है। कैसे आप रह रही, मुझे ही विश्वास नहीं होता है। मैं तो इसलिए रह रही हूँ कि हम अपने लोगों के जैसा जी रहे हैं कि उनके दर्द को समझ पाएं। क्योंकि मैं जब कभी दिल्ली में आपसे मिला हूँ तो किसी 5 स्टार होटल में मिला हूँ, और आप कौन सा गाँव? आप खैरा बुधर ना? खैरा बुधर। अब तो देखिए, आप तो बार बार बुलाती है, मैं कहता हूँ कहाँ आऊंगा। अरे वो सपनों का घर है, सपनों का घर है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मैं पली बढ़ी हूँ। माय गॉड, वो तो एक अलग ही है। पूरी गाँव में बिजली रहती है? गाँव में बिजली रहती है। हाँ, बिजली तो रहने लगी। अब तो क्या पूछना, बिजली बिल्कुल रहती है। एयर कंडीशन चल जाते हैं? हाँ अभी, लेकिन बिजली में एक चीज मैं देखती हूँ कि थोड़ा मतलब क्वालिटी का बिजली नहीं है। पता नहीं क्यों, थोड़ा सा लगता है कि फ्लक्चुएट करती है। हाँ। इन्वर्टर लगाना होता होगा। हाँ, वो क्यों होता है? बिजली अब हाँ, सप्लाई चेन में तो गड़बड़ी है, थोड़ा सा हो रहा है, लगता है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, आप गांव में रह रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी है, सख्ती से लागू है, तो आप तो महसूस करती होंगी कि शराबबंदी है कि नहीं, शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और जब काराकाट घूम रही हैं तो भी मालूम होता होगा कि बिहार में सच में शराबबंदी है कि झूठ में शराबबंदी है, क्योंकि बाकी तो सभी कहते हैं कि होम डिलीवरी है, बहुत आसानी से मिल जाती है, आपके गांव में भी मिल जाएगी। सच बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। हाँ, अब देखिए, आप जानते मैं तो शराब पीती नहीं, आप ना ही मेरे घर के लोग पीते हैं, तो हमने तो नहीं देखा कहीं होम डिलीवरी होते हुए। हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, ठीक है। हमने नहीं देखा होते हुए, नहीं होते हुए। बस मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि आज महिलाओं के जीवन में एक बहुत ही राहत वाली बात हुई है कि उनके पति पी करके उनको पीटते नहीं, पी करके उनके साथ मतलब हिंसा नहीं करते। तो वो चीज, वो घटनाएं तो बंद है। मानते ही नीतीश कुमार की बड़ी देन है। नीतीश कुमार जी की, आप जानते हैं महिलाएं इतनी खुश। मैं अभी गई थी वहां पे, जो अमित शाह जी आए थे डेहरी में, तो वहां मैं करीब ऐसी 100-200 महिलाओं से मिली वहां पे। तो हमने बोला कि आप लोग को ये पार्टी क्यों अच्छी लगती है? मैं अनजान बन के कि क्यों आप लोग इतना पसंद करते हैं? काहे ना पसंद करते, यह ना है कि हम हमारे लिए सोचते हैं नीतीश बाबू। हाँ, हमारे लिए क्या क्या नहीं किए पूरा। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि अगर शराब चलता तो बिहार को कितना फायदा होता,
राजस्व कितना इसका मजबूत होता, बढ़ता। लेकिन उन्होंने उस चीज को अनदेखा करके महिलाओं के हित को देखा किया कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलेगा। तो पुरुषों का शराब छोड़ा करके महिलाओं को उन्होंने एक इज्जत दी है, प्यार दिया है, एक सुंदर जीवन दिया है। आप समझ रहे हैं किस तरह का उनका सोच है, मतलब चीजों को किस तरह से घुमा के उन्होंने फायदा पहुंचाया। तो नीतीश कुमार तो ये सर्वथा मतलब स्वागत के योग्य निर्णय है और ये बना रहना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि चंद फायदों के खातिर अगर कोई अपने बेटे को कहता है कि शराब पियो, क्योंकि जो अपनी जनता को या तो पुत्र तुल्य मानिए चाहे पिता तुल्य मानिए, और उसको आप शराब देने की बात करते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि जो झूठ-मूठ का मिलता है, चाहे इधर उधर जो होम डिलीवरी होता है, चाहे गलत शराब मिलता है, उसको हम ठीक कर देंगे, वो ना होने देंगे। कहाँ से उनको ये होना चाहिए कि जो हमारा सख्ती बढ़ा देंगे। हाँ, जो हमारा डिसीजन हुआ है कि शराब मतलब नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिले, इस पे काम किया जाना चाहिए। अच्छा, किरण प्रभाकर जी ये बताइए कि अगर आपको अपनी राजनीतिक विचारधारा के विपरीत, मतलब बीजेपी, जेडीयू, संपूर्ण एनडीए के विपरीत किसी विपक्षी दल के नेता से कुछ सीखना हो तो वह कौन होगा? कौन होगा? विपक्षी दल के नेता, देखिए एक ऐसा नेता का नाम लूंगी मैं जिनमें बड़े बड़े अवगुण भरे हुए हैं। बड़े बड़े अवगुण भरे हुए हैं तब भी अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, एक गुण है उनके अंदर। अच्छा, मैंने उनको पढ़ा है। अच्छा, आपने पढ़ा है? हाँ। कौन है? लालू यादव जी। लालू यादव, अभी तो आप उनकी निंदा कर रही थी। बिल्कुल। हाँ, वो निंदा के लिए ही है। हाँ। वो जो उन्होंने कर्म किए हैं जी, समाज के लिए, वो निंदा ही है। लेकिन आपने अगर नेतृत्व सीखने की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से, चाहे जो भी रास्ता अपनाया या तरीका अपनाया, उन्होंने लोगों को एकजुट किया, गरीबों को, जैसे भी गरीबों को, अमीरों को नहीं, उन्होंने तो जातियों को एकजुट किया, जातियों को। लेकिन जिस तरीके से एकजुट किया वो चीज विचारणीय है कि कैसे उन्होंने एकजुट कर लिया लोगों को। अगर लालू यादव जी जिस तरह से लोगों का विश्वास जीते और उनको एकजुट किए, अगर उस एकजुट हुई जनता के कुछ भले के लिए काम कर देते तो मसीहा बन जाते, लेकिन नहीं, वो एकजुट करके वहां बम फोड़ दिया। चलिए। अच्छा, किरण प्रभाकर जी बताइए, राम मंदिर निर्माण और धारा 370 की समाप्ति जैसे राष्ट्रीय निर्णयों पर आपका क्या विचार है? राम जी का मंदिर बना, आप जानते हैं कि कितना बड़ा इंसाफ मिला है राम भक्तों पे, इन सनातनियों पे। आप समझ रहे हैं कि वहाँ राम जी, ये तो आप मानते हैं ना जी कि हमारे राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ उनका मंदिर था, और विदेशी आक्रांता उसको तोड़ फोड़ के अगर वहाँ पे किए तो दुख का ये बात है कि इतना देर क्यों हुआ, इतना देर कैसे हुआ? आप उन लोगों के जीवन में सोचिए जिन्होंने राम मंदिर को टूटता हुआ देखा, लेकिन कभी बनने का ख्वाब नहीं देख पाए कि कभी बनेगा भी, या कुछ उनको वो एक उम्मीद की किरण नहीं दिख पाई कभी, और इस दुनिया से निकल गए। उनका दर्द और टिस महसूस करिए तो आपको देखिए कैसा लगेगा। तो अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आना इस मतलब इतिहास में एक कहते हैं ना स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाएगा, स्वर्णिम रूप में याद किया जाएगा। अच्छा, किरण प्रभाकर को अगर 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार और 100 स्कूलों का निर्माण एक साथ करना हो तो किसे चुनेंगे? बेशक हम स्कूल को चुनेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। वह कौन सी चीज है किरण प्रभाकर जी जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता है? आपका बैंक बैलेंस? सुनते हैं 100-200 करोड़ की मालकिन हैं आप? नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुआ। पैसा रुपया कोई चीज ही नहीं है। कोई चीज ही नहीं है। पैसा रुपया क्या चीज है? और मेरे बारे में मालूम नहीं क्या चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, एक चीज अभी हाल ही में पता ही चल गई कि मैं जितना शांत दिखती हूँ, और मैं शांत हूँ, मैं खुश दिखती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, हर एक पल को जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई नाइंसाफी, कोई गलत चीज भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कोई गलत तरीके से उसको करवाना चाहे तो मुंहतोड़ जवाब दूंगी। हाँ, वो मेरे अंदर एक वो शक्ति है जो मुझे कहता है कि सिर्फ भगवान से डरना है, और जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान को पूजने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। जो गलत इरादे से, गलत नियत से
अपना वर्चस्व कायम कर किसी के साथ नाइंसाफी करते हैं या वैसे लोगों से तो मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। चलिए किरण प्रभाकर जी, आप अपने बच्चों को राजनीति में आने की सलाह देंगी या नहीं देंगी? अरे क्यों नहीं, देंगे राजनीति में आने की सलाह। देखिए, अगर हमारे बच्चे जो कि आप सोचिए, हाँ, अगर मेरे अंदर ये बात आई कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करने के लिए रियल में मुझे राजनीति में जाना होता है, तो हम अगर हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, अगर अच्छे बच्चे नहीं आए, हम अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन पर है, लेकिन हम सब सारे बच्चों को कह रहे हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच वाले, उनको राजनीति में जरूर आना चाहिए। नहीं तो ये कुछ चंद बेवकूफ लोगों का, अज्ञानी लोगों का, लुटेरे लोगों का अड्डा बन के रह जाएगा। अड्डा बन कर रह जाएगा। चलिए देखिए, एक सवाल लेते हैं जो गंभीर सवाल है, उसकी श्रृंखला में अंतिम सवाल। आने वाली पीढ़ियां किरण प्रभाकर को किस रूप में याद रखे? नौकरी वाली दीदी, मंदिर वाली दीदी या काराकाट की दीदी? मैं काराकाट की किरण के रूप में याद रखें। काराकाट की किरण। चलिए अब चलते हैं रैपिड फायर सेशन की ओर। देखिए, कुछ मजेदार सवाल होंगे, निजी सवाल होंगे, राजनीतिक होंगे, पसंद होंगे, नापसंद होंगे और संक्षेप में आपके जवाब सामने आएंगे। निजी और पसंद नापसंद जी, आपके निजी पसंद नापसंद, कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बात आपको बुरी लगती है? मुझे अच्छी लगती है किसी का सच्चे रूप में रहना, साफ गोई, मतलब हाँ, एकदम से समर्पित होकर काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, मतलब सच्चाई मुझे पसंद है। सच्चाई पसंद मुझे है। सच्चाई और नफरत? पसंद है। और मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है जो कि लोग मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। पीठ पीछे झूठ बोलना, पीठ पीछे शिकायत करना, बात अच्छी नहीं लगती। हाँ। इनके बारे में आपको एक एक शब्द बताने हैं। लालू यादव। लालू यादव जंगल राज के रचयिता। जंगल राज के रचयिता। तेजस्वी यादव। अयोग्य नेता। अयोग्य नेता। नीतीश कुमार। सुशासन बाबू। सुशासन बाबू। सम्राट चौधरी। होनहार व्यक्तित्व। होनहार व्यक्तित्व। चिराग पासवान। चिराग पासवान मेहनती लड़का। मेहनती लड़का। प्रशांत किशोर। रणनीतिकार है वो, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा उनका एनडीए में बने रहना जरूरी है, तो वो जरूरी पार्ट लगते हैं। चलिए, किरण प्रभाकर की सबसे पसंदीदा बिहारी डिश? लिट्टी चोखा, चिकन बिरयानी? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। आप नॉनवेज लवर हैं? नहीं, मुझे लिट्टी चोखा पसंद है, मुझे मछली चावल पसंद है। मछली चावल। और मुझे दाल भात भुजिया पसंद है। अच्छा, खाली समय में किताब लिखना या नई जगहों की यात्रा करना? ये दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है। मैं कविताएं लिखती हूँ। हाँ। मुझे कविताएं लिखना पसंद है, लेकिन वो उसके लिए जरूरी नहीं कि खाली ही रहे, मतलब वॉक कर। अभी तक मैंने जितनी भी कविताओं की रचना की है, वो कहीं ना कहीं वॉक करते करते या बाइक पे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया है। अगर आपको काराकाट के लिए एक नया स्लोगन देना हो तो वह क्या होगा? वो होगा समृद्ध काराकाट। समृद्ध काराकाट। पटना या रोहतास, खैरा बुदर, कहाँ रहना ज्यादा पसंद है? खैरा बुदर। खैरा बुदर। साड़ी या सलवार कुर्ता? दोनों का अपना अपना जगह है। दोनों की अपनी अपनी जगह है। हाँ, लेकिन साड़ी ज्यादा अच्छा लगता है। सादा, हाँ, साड़ी अच्छा लगता है। पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज? फिल्म। वह कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहती हैं? सच में बता दूं? जी बिल्कुल। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मेरे में थोड़ा सा लेट उठने की आदत है। ठीक है। जो मैं चाहती हूँ, मुझे दिल से पसंद है मॉर्निंग पर्सन बनना। बिल्कुल। वो महादेव की कृपा से आ जाए मेरे अंदर, लेकिन हाँ, नींद पूरी करके। ऐसा नहीं कि वो नींदे वैसी उठ गए, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ गए और उठ के भंगुआ रहे हैं। अगर नींद पूरा करके उठे तो सुबह जगना मैं चाहूंगी कि मेरे अंदर सबसे पहले वो चेंज आए। किरण प्रभाकर को काशी या अयोध्या?
दोनों को काशी तो आप देखिए, अयोध्या, काशी हम हमेशा जाते हैं। जय विश्वनाथ। हर महीने जाते हैं। हर महीने जाती हैं। चाय या कॉफी? चाय। चाय। क्रिकेट या कबड्डी? कबड्डी। कबड्डी खेली है बचपन में? खूब खेली है। जीतती थी, हार जाती थी? नहीं, जीतते थे। हमारी टीम हमेशा जीतती थी। लड़कों को भी हरा देती थी? लड़कों के साथ नहीं खेली हूँ, हाँ। खेली लड़कियों के साथ ही खेली हूँ। अच्छा। लेकिन मैं जीतने वाले टीम में रहती। जीतने वाले। झूठ बोलना या देरी से काम करना, कौन ज्यादा बुरा है? झूठ बोलना। झूठ बोलना। अगर आपके पास एक जादुई शक्ति हो तो आप बिहार में कौन सी एक समस्या खत्म करेंगी? बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है ना जी, वो मैं दूर करके, और बल्कि इससे भी पहले मैं कहूंगी शिक्षा की समस्या। शिक्षा की समस्या कि यहाँ पे गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था हो जाए, कि यहाँ के पढ़े लिखे मतलब पूरे विश्व में जहाँ भी जाए बहुत आगे बढ़े। तो शिक्षा और रोजगार, दो चीज। बिल्कुल। पसंदीदा रंग? पसंदीदा रंग कलर? येलो पसंद है। येलो पसंद है। पूजा घर में सबसे प्रिय मंत्र जो रोज पढ़ती हैं? वो तो मंत्र है, वो तो अंदर रखते हैं, वो कैसे बता दें? नहीं बता सकती हैं? अच्छा, चलिए। पसंदीदा मंदिर तो जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ। पसंदीदा किताब? जय विश्वनाथ जी का मंदिर हो गया। फिर महाकाल का मंदिर। अच्छा, ठीक है। उज्जैन। बिल्कुल, सबको जाना चाहिए। वो वहाँ मैं गया हूँ, बस माती में शामिल। बिल्कुल, वहाँ की एनर्जी को फील करिए। जी। तो आपने कहा कि देखिए उज्जैन के मंदिर। पसंदीदा गायक? अब नहीं रहे, मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। चीन या पाकिस्तान, किसे लेकर ज्यादा चिंता है? ये चाइना वालों पे काम करने की जरूरत है। चाइना वालों पर काम। बिहार का सबसे अच्छा शहर? बिहार का सबसे अच्छा शहर बेशक अपना पटना है। पटना है। घर में सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है किरण प्रभाकर से? मेरा बेटा। आपका बेटा। घर पर आपका निकनेम? रूबी। क्या बात है। नेता बनना आसान है या समाज सेवी? आसान तो है समाज सेवी बनना। आसान है समाज, क्योंकि वहां आपको कोई किसी तरह से कुछ भी करने से रोकता नहीं। और पीठ में खंजर भी कोई नहीं भोगता है। कुछ भी नहीं होता वहां। आपको सम्मान ही सम्मान है। आपको और ज्यादा आप मोटिवेट हो जाते हैं। लोग जब आपके अच्छे कामों की सराहना करते हैं जी, तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अंतिम सवाल रैपिड फायर सेशन का। राजनीति में दोस्त ज्यादा या दुश्मन ज्यादा किरण प्रभाकर का? राजनीति में मुझे ऐसे कोई दुश्मन तो नहीं मिले और दोस्त भी नहीं मिले। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये अकेले का सफर है। अकेले का सफर है। शायद कोई आपको ना दोस्ती निभाने आए और आप अपने को ऐसा बना लो कि किसी की दुश्मनी भी ना चल पाए। चलिए, टिकट मिल गया तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? किसी मंदिर में जाएंगी, जनता के पास जाएंगी? अरे ये अगर टिकट मिल गया तो मैं टिकट लहराती हुई कारा कट के चौराहे पे डांस करूंगी। चौराहे पर डांस करेंगे। तो ये थी किरण प्रभाकर। देखिए, कार्य समिति, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इन्होंने बड़ी साफगोई ईमानदारी से कहा कि मैं भाजपा से हूं, भाजपा की हूं और भाजपा के लिए हूं। यदि मुझे टिकट न भी मिला तो मोदी और नीतीश को मजबूत करूंगी। जिसे टिकट मिलेगा उसे काराकाट से जीत पाऊंगी और अगले 5 साल फिर से मेहनत करूंगी, क्योंकि समाज सेवा हमने सब कुछ, वह जिंदगी जिसमें सब कुछ था मैंने छोड़ दिया है और मैं आ गई हूं काराकाट। तो काराकाट ही मेरी जिंदगी है और काराकाट ही सब कुछ है। तो यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी हम शानदार शख्सियतों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।